अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन नाइट्स। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को, जो होगा इसका लास्ट पार्ट। कैसा लगा आप सब लोगों को ये नॉवल का फर्स्ट पार्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और आज जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो रात जरहान पर पहाड़ की तरह भारी गुजरी थी। हर सू छाया अंधेरे ने उसके दिल और दिमाग पर छाए दुख और हैरत के बादलों का इतना कसीफ कर डाला था कि उसे अपना अपना साँस बंद होता महसूस हो रहा था। सारी रात लायानी सोचों में घर का घर घर कर वो स्मोकिंग करता रहा और नतीजतन अगली सुबह तबीयत इस कदर निढाल थी कि वो यूनिवर्सिटी में भी ना जा सका। मुसलसल सोचों बेआरामी के हाथों और अब में वो शाम तक तेज़ बुखार में फंक रहा था। उन चारों को खबर हुई तो अगली शाम ही आधम के वो बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था, जबकि पास ही सायरा बेगम हाथ में यखनी क्या प्याला लिए बैठी उसकी मिन्नतें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो सब कमरे में आगे पीछे दाखिल होते हुए सायरा बेगम से मुखातिब हुए तो वो प्याला साइड टेबल पर रखते हुए उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। अलबत्ता तुम लोगों का दोस्त बीमार पड़ गया है। तुम लोग सुनाओ, कैसे हो? घर में सब कह रहे थे। जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। आप बताएं, ये लाड साहब को अचानक क्या हो गया? असद उन्हें जवाब देता उसके पास आकर बैठ गया तो बाकी सब कमरे में जगह संभालते हुए उनकी तरफ सवालिया नज़र से देखने लगे। बस बेटा, कल शाम को ही अचानक इतना टेम्परेचर हाई हो गया कि हम सब परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो उसने कहा कि वो ओवर सीरियस के ओवर स्ट्रेस की वजह से बुखार हो गया है। मैं तो सुबह से पूछ-पूछ कर थक गई हूँ, हर बार कोई बात नहीं है, कह कर टाल जा रहा है। अब तुम लोग आ गए हो तो पूछो। उससे कि क्या परेशानी है जो यूँ रातों रात बुखार चढ़ाकर बैठ गया है? और ज़रा ये यखनी भी उसे पिलाओ। और मैं जब तक तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ, परेशान करके रख दिया है इसने। सारा बेगम उन्हें तफसील से जवाब देकर आखिर में खुद को कलामी करते हुए कमरे से निकल गई तो वो अब सब स्ट्रेस का सुनकर उसकी शक्ल देखने लगे। यार जरहान, कहीं इस स्ट्रेस की वजह से उस स्ट्रेस की वजह से वजह सोहा की बात पक्की होना तो नहीं? हसनैन उठकर उसके बेड पर बैठ गया और जाए निगाहों से जांचती हुए निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। तो एक गहरी सांस लेते हुए उसने आंखें मूंद ली। कमन यार, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? इस दिन तो कह रहे थे कि तुम सोहा के होने वाले मंगेतर को मार कुछ नहीं कर सकता। मैं सुना तुमने कुछ नहीं कर सकता। और की बात काटते हुए अचानक एक झटके से सीधा होते हुए चिल्लाया तो उन चारों को साम सूंघ गया। ज़रहान का रिएक्शन इन सब के लिए गैर मुतवक्किल था। आई एम सॉरी यार। कमरे में अचानक छा जाने वाली खामोशी को महसूस करते हुए वो उन सब से नज़रें चुराता हुआ खातों में गिराते हुए बोला तो असद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके यार, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम इतनी परेशानी हमसे शेयर कर लो? हम सब तुम्हारी सब मुश्किल का कोई हल निकाल सकेंगे। हाँ यार, जो भी सोच तुम्हें परेशान कर रही है, तुम प्लीज़ हमें बताकर दिल और दिमाग दोनों का बोझ हल्का कर लो। हुसनैन ने भी उसकी हिम्मत बांध दी। बंदाई तो वो सर उठाता हुआ किसी की भी में नजरें मिलाए बगैर बेतासर आवाज में बोला, यार सोहा की बात सुन्नान भाई से तय हुई है क्या? सबके मुंह से बेख्तियार एक ही लफ्ज़ निकला तो जरहान फीकी सी हंसी हंसी हंस के उन सब की तरफ देखने लगा। क्या कह रहे हो यार? आई कॉन्ट बिलीव दिस। अब क्या होगा? हादी हादी ने बेयकीनी से सर हिलाते हुए कहा, होगा क्या? अब दोनों की शादी होगी और वो मेरी भाभी बन के इस घर में आ जाएगी, मुझे जिंदा दरकोर करने। सरहान के खुद असीयती अंदाज पे अली और जो उनमें सबसे ज़्यादा गुस्सीला था, भड़क उठा। बंद करे खुद को पहुँचाने वाली बातें और मर्द बनो। यूँ अपनी मोहब्बत को मातम करने के बजाय तुम अगर अपने कहे के ऐन मुताबिक ज़रा होने वाले भाभी जान को कुछ सज़ा दो तो कोई बात बने। यूँ हिम्मत हार कर बैठ के जाना मर्दानगी नहीं है यार। सही कह रहे हैं अली, तुम अकेले क्यों दरगोर हो? इससे भी तो कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। हसनैन ने भी जोश से अली के हाँ में हाँ मिलाई तो वह थक कर बेड से पुष्ट से टेक लगाते हुए दूर खलाओं में घूरने लगा। ज़रहान की तबीयत संभलते ही हसन साहब और सायरा बेगम शादी की तारीख लेने सोहा के घर जा पहुँचे। वो चाहते थे कि शादी जल्द अज जल्द हो जाए और सोहा पलक झपकते ही उनके घर आ जाए। चूँकि अली साहब और समीना बेगम को भी उनकी ख्वाहिश पर कोई एतराज़ न था, लिहाजा सोहा के फाइनल एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद यानी ठीक 3 माह बाद की डेट फिक्स कर दी गई। ज़रहान ने सुना तो दिल पर एक घौंसा लगा मगर कमाल सबसे खुद को संभालते हुए उसे सबको मुबारकबाद दी। इधर सोहा को जब समीना बेगम ने अपनी तय
तय से खुशी खबरी सुनाई तो बजाय खुश होने के वो आने वाले वक़्त और उसकी नज़ाकतों के बारे में सोच कर निढाल होने लगी दोनों घरों में। शादी की तैयारियाँ ज़ोरों-शोर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन सोहा का दिल अजीब से वहमों में बेबसी का शिकार था। हर तरफ होती रंगारंग तैयारियों को देखकर उसकी तबीयत मज़ीद बोझिल होती जा रही थी। आखिर एक दिन तंग आकर रानिया ने उसको ठीक-ठाक किस्म का क्लास ले डाली और उसे उसकी गलत रवैये का एहसास दिलाते हुए उस बात का हौसला भी दिलाया कि ज़रहान एक घर में रहते हुए उस सब घरवालों की मौजूदगी में उसका यानी अपनी बड़ी भाभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लिहाज़ा बेहतरी इसी में है कि वो अपने हर परेशानी अल्लाह के सुपुर्द कर दे और खुद हल्की-फुल्की हो जाए। रानिया की बातों से सोहा को ना सिर्फ़ ये कि अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि एक नागवार इत्मीनान भी अंदर उतरता महसूस हुआ। वो वैसे भी वो रानिया के इस ख़्याल से 100% मुत्तफ़क़ थी कि आजकल के दौर में कोई भी किसी के पीछे जोग नहीं लेता, और ज़रहान को तो ख़ैर से वैसे ही हर दूसरे माह एक नए लड़के से मोहब्बत का बुखार चढ़ता है। लिहाज़ा ऐसे मुआरस सिफ़्त शख़्स से क्या डरना, जो जो बकौल रानिया उसे अब तक भूल भी चुका होगा, जब ही तो आजकल इस यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए है। सोचो या फिर अपने दोस्तों में गुम रहता है। अब पता नहीं कि ये रानिया की बातों का असर था या ज़रहान की इसकी ज़ात से ताल्लुक़ के वो जल्द ही उन तमाम सोचों के ज़हन से झटकने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई और ख़ुद को पेपर्स और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ कर लिया। ज़रहान जैसे तैसे पेपर्स कर फारिग हुआ तो शादी की तैयारियाँ अरूज पर पहुँच चुकी थी। घर में हिम्मा वक़्त एक हलचल सी मची रहती। सायरा बेगम, जो अब तक खामोश से उसके फारिग होने के मुंतज़िर थी, अब उसे हर मामले में ना सिर्फ साथ रखती बल्कि कितने ही काम उसके सुपुर्द कर चुकी थी। और उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती को और हर शाम घर में कज़न्स के शोर हंगामे ने उसे मज़ीद चिड़चिड़ा कर दिया था। कभी कभी तो उसका दिल चाहता कि इन सब को उठाकर घर से बाहर फेंक दे। रही सही कसर घर में शादी के सिलसिले में दूर दराज से आने वाले मेहमानों ने पूरी कर दी थी। चूँकि ये एहसन साहब के घर की पहली खुशी थी, लिहाजा दूर पार के रिश्तेदारों को भी मदऊ किया गया था और नतीजतन घर बान के लोगों से भर गया था। हर दूसरी आंटी ज़रहान पर ये जानने के बाद कि वो अब तक फरीगता नज़र आती, और इधर उस नए ड्रामे के बायस उसका बस नहीं चलता था कि या तो उन आंटियों को गोली मार दे या खुद को शूट कर ले। बिलाखिर ज़रहान की तमाम आरज़ुओं और ख्वाहिशात के बरकस वो दिन भी आ पहुँचा जब दुल्हन बनी सोहा रुखसत होकर हसन विला में दाखिल हुई। मेहंदी से लेकर बारात तक ज़रहान का रवैया सोहा के फैमिली और कज़न्स के साथ इस कदर खुश्क और दिया रहा कि किसी ने भी उसे छेड़ने की कोशिश नहीं की। निकाह से कुछ देर पहले तो जैसे उसको खुद पर से खुद एक इख्तियार ही उठ गया। उससे बेइख्तियारी ने उसे हर मसलहत भुला दी। वो हर चीज़, हर ज़िम्मेदारी रियासत के सुपुर्द करता हॉल से बाहर निकल गया। न जाने कितनी देर बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। वो तो जब ज़रा जज़्बात काबू में आए तो उसे अपनी कोताही और हसन साहब और सायरा बेगम की परेशानी और पोजीशन का एहसास हुआ, और ना चाहते हुए भी उसने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ ली। खुद को संभालता हुआ जब वो हॉल में दाखिल हुआ तो खाना अपने अख्तामी मराहिल में था। तो रस्में हो चुकी थी और दुल्हन बनी सोहा किसी हसीन मूरत की तरह सलान के पहलू में सजी बैठी थी। ज़रहान ने एक नज़र डालने के बाद सदन स्टेज की तरफ देखने से गुरेज किया और दिल में असद का शुक्रगुजार हुआ, जिसने मम्मा पापा को पता नहीं क्या कहा कि अगर मुतमिन किया था कि वो उन दोनों के हाथों अपनी बेवकत की गैर हाजिरी और पर बेइज्जत होने से बच गया था। खाने की थोड़ी ही देर बाद रुखसती का शोर उठा तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ हॉल से निकलकर बाहर चला गया। वक़्त रुखसत सोहा का रो कर बुरा हाल था, और जब अली साहब ने उसे बड़नम आंखों से गले लगाते हुए प्यार किया तो सोहा के रोते रोते हिचकी बंद गई। यूं ही आंसुओं के दरमियान सोहा विदा होकर हसन विला पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। इतने बहुत से लोगों के दरमियान कौन कौन सी रस्में अदा की गई उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब ज़रहान को उसके खाला और कज़न ज़बरदस्ती खींचते हुए घुटना लड़ाई के इस रस्म के लिए, जिसमें देवर अपनी नई नवेली भाभी का घुटना पकड़कर उसके कदमों में बैठ जाता है और तब तक घुटने से नहीं उठता जब तक कि उसे मुंह मांगकर नेक ना मिल जाए, उस सोहा के मुकाबिल लेकर आया तो उसकी तमाम हसात बेदार हो गई। हाथ पाँव बर्फ की तरह ठंडे हो पड़ गए। दिल अलग हलक में धड़कने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सिचुएशन का किस तरह से सामना करे।
दूसरी तरफ ज़रहान नागहानी आफ़त की तरह नासिल हो जाने वाली अपनी कज़न्स और ख़ालों को अपने गिर्द देखकर एक लम्हे के लिए बौखला गया और उसकी इस घबराहट का फ़ायदा सबने उठाया। अनफ़ौरन वो उसे घेर कर सोहा के पास ले आया और उसके मुकाबिल बिठाते हुए खुद उन दोनों के गिर्द इश्तियाक से दायरा बनाकर खड़ी हो गई। हर कोई ज़रहान को सोहा के घुटना ज़ोर से पकड़ने और भारी भरकम नेक लगाने लेने की हिदायत कर रहा था, जबकि खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चारों तरफ शोर था, आवाज़ें थी, कहकहे थे, मगर इतने हंगामे के बावजूद ज़रहान को अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। हाथों में एनर्जी सी उतर आई थी। झिझकते हुए उसने सोहा की तरफ देखे बगैर जूं ही अपना काम था हाथ उसके घुटने पर रखा, से लगा जैसे करंट की एक तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। बेख्तियार उसने अपना हाथ एक झटके से वापस खींच के उससे पहले कि वो सब उसे दोबारा सोहा का घुटना पकड़ने को कहते उसका मोबाइल बज उठा और वो जो पहली फरार से के रास्ते ढूंढ रहा था बड़क की तेजी से उठाकर उठा और सबको एक तरफ हटाते हुए मोबाइल हाथ में लिए बाहर निकल गया। उसके जाने की देर थी कि सोहा ने अपने न जाने कब से रुकी हुई सांसें बहाल की। शायद अल्लाह को इसके हाल पर रहम आ ही गया था जो बर वक़्त उसकी गिलो खलासी पर हो गई थी। बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद सोहा को ज़रहान अपने करीब तो क्या इर्द-गिर्द भी दिखाई नहीं दिया। खुदा खुदा करके रस्में ख़त्म हुई तो सनान की कज़न और रिश्ते की भाभियों ने सोहा को उसके कमरे में पहुँचा दिया, जबकि बाहर ज़रहान हसन साहब और सनान के साथ मेहमानों को सी ऑफ करने में मसरूफ़ था। मेहमानों की रुखसत होते ही सनान समेत सब ने अपने कमरों का रुख किया तो बेख्तियार अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उन चारों को तो वो पहले ही तसल्ली देकर रुखसत कर चुका था। जब अब वो तन्हाई मैसर आई तो वो खुद पर बिठाए ज़ब्त के तमाम पहरे तोड़ दे बैठा। कितनी ही देर उसकी सिसकियाँ गाड़ी की खामोश फ़िज़ा में गूंजती रहीं, फिर उसे नहीं पता चला कि वो कितनी देर सड़क पर मारा-मारा फिरता रहा था। तो सिर्फ़ दिल में उठने वाले उस तूफ़ान का जिसकी लहरें उसके वजूद में एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द और शोर पैदा कर रही थी। और इस दर्द से निजात का जो हल उसने ढूँढा उसके नतीजे में सुबह 4 बजे जब उसने खामोशी में डूबे घर में कदम रखा तो उसकी जाल में लड़खड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि उसे अपने कमरे तक पहुँचना मुहाल लग रहा था। दिमाग अलग उस कदर माऊफ हो रहा था कि उसे कुछ भी समझाई नहीं उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिलाखिर गिरते पड़ते वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार ही बेड पर जूतों समेत झूलकर गिर पड़ा और फ़कत चंद लम्हों में अपने आप से भी गाफिल हो गया। सरहान की जब आँख खुली तो दोपहर के 2:30 बज चुके थे। पहले पहल तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो उस वक़्त की तक बिस्तर में क्या कर रहा है, वो भी अपने नए नए सूट और जूतों समेत। मगर फिर जैसे-जैसे उसका ज़हन बेदार होता गया, उसका पिछली रात की तमाम बातें याद आती चली गई। गहरी साँस लेता वो उठ बैठा और भारी सरकम को झटकते हुए उँगलियों से इस बाल को सेट करता हुआ झुककर अपने जूता उतारने लगा। लेकिन अगले ही पल खड़े होने की कोशिश में वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। बेख्तियार ही सर को पकड़कर वो बैठता चला गया। इस कदर ज़ोर का चक्कर आया कि पूरा कमरा घूमता महसूस हो रहा था। जबकि दिल अलग मतला रहा था। अगले ही लम्हे वो चक्करों को भूलकर गिरता पड़ता बाथरूम की तरफ भागा। क्या कर लेने के बाद कुछ सुकून महसूस हुआ तो वो शावर लेने को जा घुसा और कितनी देर बाद जब बाथरूम से निकला तो खुद को काफ़ी हद तक बेहतर पाया। वो बाल संवारता हुआ सीधा किचन में आया और रशीद को एक कप ब्लैक कॉफ़ी का कहकर वो जूं ही लाउंज में दाखिल हुआ, नज़र सीधी हंसते मुस्कुराते सनान पर पड़ी, जो सब कज़न्स के साथ बैठा किससे बात पर हंस रहा था। उस सब के दरमियान किसी बात पर ज़बरदस्त सी बहस छिड़ी हुई थी। शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उस सब के बावजूद ज़रहान हर बात से बेनियाज होकर दरवाजे के बीचों बीच खड़ा एकटक सनान के चेहरे पर फैले हुए खुशी और अलूही रंगों को देख रहा था। पा लेने की चमक उसने उसकी शख्सियत को जैसे 4 चाँद लगा दिए थे। ज़रहान बेटा उठ गए हो? अपने पीछे सायरा बेगम की आवाज़ सुनकर वो चौंकते हुए पलटा तो वो उसका जवाब सुने बगैर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, बेटा तुम नाश्ता करोगे या फिर खाना खाओगे? मैं अम्मा अभी तो मैं सिर्फ काफ़ी पीऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं खाली पेट काली स्याह कॉफ़ी पीने की। सीधे तरीके से चलकर सबके साथ खाना खाओ, उसके बाद जाकर होटल का एक चक्कर लगाकर शाम की तकरीब का इंतज़ाम करके देख आओ। वो उसे वो उसे घूरते हुए बोली, मगर मामा कोई अगर मगर नहीं, और ख़बरदार जो तुम आज की तकरीब के दौरान कहीं गायब हुए तो कल तो मैं तुम्हारी लापरवाही पर चुप हो गई थी, मगर आज अपनी तरफ की तकरीब में अगर तुमने ऐसी कोई ज़िम्मेदारी दाराना हरकत की तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी, समझे तुम? सायरा बेगम ने उसकी बात काट कर सख्त लहजे में उसे तंबीह की तो वो बेबसी से इस बात में सर हिलाकर रह गए। शाम में वो पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले हसन साहब और सायरा बेगम के साथ होटल जा पहुंचा, जो होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट से जाकर उस मेहमानों को
को रिसीव करने लगा। मगर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट भी उस वक़्त का साथ छोड़ गई जब पार्लर से दुल्हन बनी सोहा ने उसके कज़िन्स की मय्यत में हॉल की दाखिली दरवाज़े में कदम रखा। ज़रहान जो बेख़्याली में बाहर की जाने में ही मतवज्जा था, उसे दुल्हन के बेपनाह हसीन रूप में देखकर एक लम्हे को मबहूत रह गए। हर मसलहत भूल गई, याद रही तो सिर्फ दुल्हन बनी सोहा जो सज धज के कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ रही थी। मगर जो ही वो उसके पास से गुजर कर सामने स्टेज पर बैठे सनान की तरफ बड़ी जराहान एक झटके से गए जैसे होश में आ गया। सोहा को सनान की तरफ बढ़ते देख कर उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसकी रूह जिस्म से खींच रहा हो, जैसे उसका दिल उसके सीने से निकलकर सोहा के हर उठते कदम के साथ लिपट लिपट कर बहन रहा हो, वास्ते दे रहा हो उससे, उस मोहब्बत के, उसकी गहराइयों को कभी उसने महसूस ही नहीं किया, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए। आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था। ये सब वीराना उसके जुदा होने से थी। आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया ना था। याद करके और भी तकलीफ होती थी। अधीम भूल जाने के सो अब कोई चारा ना था। बाकी भूल जाने के सो अब उसके पास कोई चारा ना था। मगर भूल तो उसे जाता ही है जो आपकी नज़रों से ओझल हो। जबकि वो तो उसके घर में आ बसी थी, हर लम्हा उसकी नज़रों के सामने। वो जाता तो कहाँ जाता और करता तो क्या करता। दिल के जख्म भरने की बजाय नासूर बनते जा रहे थे जब के सामने खुद को नॉर्मल पोज़ करते-करते उसे अपना आप नॉर्मल लगने लगा था। सोहा और सनान को एक-दूसरे की ज़ात में गुम देखकर उसका दिल चाहता कि खुद अपनी ज़ात को किसी ऐसी जगह गुम कर दे जैसे जहाँ सोहा के लिए सनान की दीवानगी और सनान के लिए सोहा की चाहती उसे नज़र तक ना आए। और इन सब नज़ियतों से निजात का ज़रिया उसने अपना अपनाया था वो तो फ़रार घर से, खुद से और सब घर से भड़कर हमावक़्त आँखों के सामने रहने वाले चेहरे से। अब वो सुबह सवेरे ही हसन साहब के साथ ऑफ़िस के लिए निकल जाता, शाम में घर वापसी पर सीधा अपने कमरे में चला जाता और फ्रेश होने के बाद जब जिम और वहाँ से सीधा दोस्तों की तरफ जिनके साथ अब वो बाकायदगी से नाइट क्लब जाने लगा था। नत नई लड़कियों से दोस्ती करना और ड्रिंक करना अब उसकी आदत बनती जा रही थी। जब रात गए घर लौटना और फिर पूरी रात सोते जागते और स्मोकिंग करना गुजारना उसकी रूटीन बन गई थी। जल्द ही उसके घर के और घर वालों ने उसे बेनियाजी सायरा बेगम और हसन साहब की नज़रों में आ गई और उसे उन दोनों की सख्त किस्म की बाज परस का सामना करना पड़ा। मगर नतीजे वही ढाग के तीन पात उसने जो राह अपने लिए चुन ली थी वो उससे अब पलटने पर हरगिज़ भी तैयार न था। लिहाजा दोनों आजकल उसके लिए काफ़ी परेशान रहने लगे थे। रहा सनान तो उसकी ज़ात से रहता ही बेनियाज था, जबकि सोहा के लिए जरहान की घर से इतनी बेनियाजी सुकून का बाइस थी। शादी के अव्वलीन दिनों में सोहा का कोई भी एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें जरहान की धमकी याद ना आई हो। हर वक्त कहीं वो कुछ न करना दे वो का खौफ उसको सनान की मोहब्बतों और को खुले दिल से महसूस भी नहीं करने देती था। मगर जब हनीमून से वापसी पर लाइफ आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की तरफ आई तो उसे ये बात न सिर्फ हैरान बल्कि काफ़ी हद तक मुतमिन भी कर गई कि जरहान उसे तंग करना तो दूर की बात है, उस तरफ देखता तक नहीं है। हत्ता कि वो तो उस अपने घर वालों तक से नहायत में मुख्तसर बातचीत करता और सारा सारा दिन घर से गायब रहने के बाद जाने रात के किस पहर वापस लौटता था। सना ने जब उसने यूं सरसरी अंदाज में ज़रहान के घर और घरवालों से बेनियाज़ी का ज़िक्र किया तो वो कंधे हिचकाकर वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और ये कहकर हमने सारी ज़िंदगी कभी एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया और ना करेंगे कहकर उसे खामोश करा गया। अब तो काफ़ी हद तक सोहा को अभी दोनों भाइयों के दरमियान फ़ाइल खलेज का अंदाज़ा हो गया था और साथ ही मज़ीद इत्मीनान भी इसकी सनान कम अज़ कम भाई की मोहब्बत में उसकी किस भी बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी मोहब्बत उन दिनों के दोनों के दरमियान मौजूद ही नहीं थी। रात के 12 बज रहे थे और अभी तक ज़रहान का कुछ पता नहीं था। सोहा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मज़ीद कितनी देर इसका इंतज़ार करे। सब घर वाले सोने के लिए अपने-अपने कमरों में जा चुके थे। सिर्फ़ वो ही सायरा बेगम की हिदायत के पेश नज़र लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। रोज़ ये ड्यूटी सायरा बेगम जो खुद अंजाम देती थी और 12 साढ़े 12 तक ज़रहान के इंतज़ार में बैठी रहती थी ताकि उससे खाना वगैरह का पूछ सके।
लेकिन अगर वो उससे भी ज़्यादा लेट हो जाता तो मजबूरन वो सोने के लिए चली जाती कि सुबह नमाज के लिए जल्दी उठना होता है आज। और चूंकि उनका सुबह से ब्लड प्रेशर हाई था, लिहाजा वो सोहा को जरहान का इंतज़ार करने और उसे खाना देने की जिम्मेदारी सौंपते हुए ईशा के फ़ौरन बाद ही अपने कमरे में चली गई थी। और सोहा अब तमाम कामों से फारिग होकर एक कोफत के आलम में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। हल्की हल्की घबराहट अलहदा जो उस पर सवार थी। ठीक 12:30 बजे गेट खुलने और पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो बेख्तियार पास पड़ा मैगज़ीन उठाकर खंगालने लगी। यूं ही ज़रहान लाउंज में दाखिल हुआ, नज़र सीधी सामने सोफे पर आसमानी चौड़े में मलबूस मैगज़ीन हाथ में लिए सोहा पर पड़ी, जो उसकी ठिठक कर रुक जाने के बायस अब उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। दोनों की नसें मिलने की देर थी कि ज़रहान आंखें चुराता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सोहा ने जो उसे यूं बेनियाजी से आगे बढ़ते देखा तो सायरा बेगम की हिदायत के पेश नज़र उसे आवाज़ दे डाली। ज़रहान। सोहा की आवाज़ खामोशी में गूंजी तो वो एक झटके से अपनी जगह पर रुक गया और हैरानी के आलम में मुड़कर उसका चेहरा देखने, जिसकी घबराहट उसके चेहरे से ही आया थी। आपने मुझसे कुछ कहा? वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उससे कुछ फासले पर आकर ठहर गया। जी वो दरअसल मम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं है थी, इसलिए वो सोने चली गई और मुझे आपसे खाने क्या पूछने के लिए कह गई थी। मैंने आपको इस मकसद के लिए आवाज़ दी थी, क्या आप खाना खाएंगे? सोहा ने खुश्क लबों में जुबान फेरते हुए बात मुकम्मल की तो उसकी हालत पर न चाहते हुए भी ज़रहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक लम्हे में उसकी हालत से मज़ीद हज़ उठाने के लिए उसने खाना खाने का फ़ैसला कर लिया। हालाँकि वो डिनर अपने दोस्तों के साथ कर चुका था। जी क्यों नहीं? वैसे भी आप इतनी अपनायत से पूछ रही हैं कि इनकार करने को दिल नहीं चाह रहा। आप हाथ मुँह धो लें, जब तक खाना गर्म कर देती हूँ। उसके अंदाज़ में वो अंदर ही अंदर ख़ाइफ़ होने हो गई, मगर बज़ाहिर वो हर लापरवाही से जवाब देते हुए मुड़कर किचन की तरफ चल दी। तो कुछ सोचकर ज़रहान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। 5 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर किचन में आया तो सोहा वहाँ खड़ी रखी छोटी सी मेज़ पर उसके खाना लगा रही थी। यही आरज़ू तो उसने भी की थी। सोहा उसके आंगन में इसका इंतज़ार करती, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखती, मगर वो बाहरी किस्मत आज वो उसके घर में भी मौजूद थी, उसका इंतज़ार भी कर रही थी, मगर एक ऐसे रिश्ते के नाते जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उस दरवाज़े में आहिस्ता देखकर सोहा के तेज़ी से चलते हाथ कदम थम गए। वो न जाने किन गहरी सोचों में गुम था। उसे मुतवज्जा करने के लिए सोहा को बिलाखिर आवाज़ देनी ही पड़ी। ज़रहान, खाना ठंडा हो रहा है। वो चौंक कर उसे देखने लगा तो टेबल पर रखी खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। खुद पर काबू पाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा और कुर्सी संभाल के खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसे मालूम था कि सोहा अब किचन से निकलने में मिनट नहीं लगाएगी, लिहाजा उसे वहाँ कुछ देर और रुकने के लिए खाना से हाथ रोकते हुए बोला, प्लीज़ एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बेवकत की फरमाइश पर सोहा अंदर ही अंदर घसते हुए खामोशी से कुकिंग रेंच की जाने बढ़ी। उसकी पुश्त के पर नज़रें जमाते हुए ज़रहान के लब एक मरतबा फिर मुस्कुराहटे सही तो कहता है अली, वो अकेला क्यों सारी तकलीफ़ें और दुख झेले? कुछ तो मज़ा भाभी जान को भी चखना चाहिए ना। चाय चढ़ाकर सोहा वक़्त गुज़ारी के लिए यूं ही एक कैबिनेट खोलकर खड़ी हो गई। उसकी पुश्त सरहान की तरफ थी, फिर भी उसे अपना मौजूदगी उसकी नज़रों में हसार में महसूस हो रहा था। अचानक किचन में छाई खामोशी को मोबाइल की हिबीब ने तोड़ा, जिसे जैसे ही सरहान ने मोबाइल कॉन से लगाते हुए हेलो कहा, सोहा ने बेख्तियार गहरी सांस लेते हुए दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, जबकि दूसरी तरफ वो खाना को भूल कर भाल कर नहायत खुशगवार मूड में शायद अपने किसी दोस्त से गुफ्तगू क्या बात कर रहा है यार। वो आफत पर की वो आफ़त की बरक़ाला तुझसे कहाँ टकरागी? नहायत ज़ोर से इस्तफ़सार किया गया तो सोहा के अज़द खुद इल्म हो गया कि मौज़ूअ गुफ्तगू अब किसी लड़की की ज़ात है। वैसे यार चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त। वो सेकंड मुकाबिल का जवाब सुनने के बाद इरशाद फरमा गए तो कप में चाय मिलाती सोहा दिल से कायल हो गई रानी की उनके तबसरों की, जो वो ज़रहान की दिल फेंक तबीयत के मुतल्लिक़ किया करती थी। हाँ, ज़बरदस्त तो वो भी है, लेकिन है बड़ी चिपकू। कल रात क्लब में तो अगर उसे देख लेता तो अश्क गश खा जाता। जीन्स और स्लीवलेस टॉप में इतनी क़यामत लग रही थी कि वो ना चाहते हुए भी उसे लिफ्ट करानी पड़ी। लड़कियों की इतनी तज़लील और ज़रहान की घुटिया अंदाज से गुफ्तगू ने चाय का कप उसके सामने रखती सोहा हाथ यकलख्त कँपा दिए। हाथ की उसकी लर्जिश पर ज़रहान ने, जिसकी पूरी तवज्जो दरअसल सोहा की तरफ थी, नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो शर्म से या फिर गुस्से से कानों के लू तक सुर्ख हो रही थी। कप रखते ही वो हवा के झोंके की मानद तेज़ी से किचन से निकल गई तो ज़रहान ने भी पहले से बंद मोबाइल फ़ोन को नीचे रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कप उठाकर लबों से लगा लिया। वैसे बचकाना हरकत क्यों कर बैठा था? उसकी वजह तो ठीक है, शायद
खुद उसे भी मालूम ना थी। उसने तो सिर्फ़ कल उसके ऑफ़िस आने की इत्तला देते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। ये बाकी की सारी बेसरों बातें तो वो खुद ही बके जा रहा था। अब जो सोहा नज़रों से ओझल हुई तो वो बेइख्तियार से अपनी उस फ़ज़ूल और गैर इरादी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। शायद उस तरह बिहेव करके वो सोहा से अपने को हालात छुपाना चाहता था, या शायद वो उस पर ये साबित करना चाहता था कि जिस तरह वो बहुत खुशकिरो, रहम, कर्म और मुतमिन है, बल्कि बिल्कुल उसी तरह सोहा की जुदाई उसने उस पे ये उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डाला, और उसके लिए भी सोहा का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। मैं बज़ाहिर मुतमिन हूँ, यूँ तो सब अपनी जगह, मगर एक नाम पर है बेकली अपनी जगह। लाख पहले चाहा उसको भूल जाओ, मगर हौसले अपनी जगह हैं, बेबसी अपनी जगह। ममा ममा ज़रहान सायरा बेगम को आवाज़ देता उनके कमरे में दाखिल हुआ तो सोहा के हाथ से गोली और पानी का गिलास लेते हुए मैंने कहा से गोया हुई, जी बेटा क्या बात है, आपको क्या हुआ है सर? वो अपनी बात भूलकर तेज़ी से बेड की तरफ बढ़ा, उनकी पेशानी को छूते हुए परेशानी से वो सवाल पूछा। हुआ होना क्या है? बस इस ब्लड प्रेशर ने पिछले 2 दिन से जान बज़ाब में कर रखी है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ? अब आप उठे, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो उनका हाथ थाम कर उठते हुए बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझसे सनान रात ही डॉक्टर के पास ले गया था। अभी 2 दिन उसकी दी हुई दवा इस्तेमाल कर लेने, अगर आराम ना आया तो फिर तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। वो प्यार से उसका बाजू थाम कर समझाते हुए बोली, तो बावजूद उनके नरम अंदाज के उसे अपनी लापरवाही और सनान के एहसासाती ज़िम्मेदारी पर ढेरों गुस्सा आया। तो मुझे आवाज़ें क्यों दे रहे थे? उन्होंने उसे अपने कमरों में आने की वजह याद दिलाई, तो वो बेख्तियार इस पास पड़ी धुली हुई शर्ट उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं मम्मा, बस यूं ही। उससे पहले कि वो कोई बात बताता, सायरा बेगम की नज़र उसके हाथों में गोला बनी शर्ट पर पड़ी। वो उसकी बात काटते हुए बोली, ज़रहानी शर्ट अपनी भाभी को दे दो, वो प्रेस कर देती हैं बेटा। और सोहा, अब बेटा आप ज़रा मजीद को कहकर आज ही नए धोबी का बंदोबस्त करवाएं, और उसका कर्मे की छुट्टियों से तो मैं आज इसका आ गई हूँ। वो दोनों की हदायत कर देते हुए मुड़कर अपने पीछे तकिया दुरुस्त करने लगी, तो सोहा खामोश खड़े ज़रहान की तरफ मुतवज्जो हुई। लाइए ये शर्ट और अपनी 2-3 शर्ट्स आप मुझे और देते, मैं प्रेस कर देती हूँ। सोहा की बात पे ज़रहान एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर चुपचाप शर्ट हाथ में लिए कमरे से निकल गया। उसकी उसकी खामोशी पे सोहा ने एक नज़र आंखें मूंदी, सास पर डाली। कुछ सोचते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यस कम ऑन, कम इन। दरवाजे पर दस्तक सुनकर ज़रहान ने अलमारी का जायजा लेते हुए मुड़े बगैर कहा। सोहा ने झिझकते हुए कमरे में तक कदम रखा। वो आज पहली मर्तबा ज़रहान के कमरे में आई थी। बावजूद घबराहट के वो कमरे में के शानदार इंटीरियर और नहायत डिसेंट कलर स्कीम से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। ज़रहान जैसे लापरवाह शख्स की इतनी खूबसूरत चॉइस हो सकती है, उस बात पर उसे काफ़ी हैरत हो रही थी। कमरा बिल्कुल खामोशी महसूस करते हुए ज़रहान अपनी मसरूफ़ियत तर्क करता हुआ जूं ही पलटा, नज़र सीधी दरवाजे के पास पंच में खड़ी सोहा पर पड़ी। जी फरमाए, ज़रहान ने सीने पर हाथ बांधते हुए तरशी से इस्तफसार किया। न जाने क्या क्यों उसे अपने कमरे में देखकर उसका पारा मज़ीद हाई हो गया था। जी चाह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके दिल की दुनिया करती गई है। मैं आपकी शर्ट्स लेने आई थी कि ताकि आप मेरा काम किस रिश्ते से अंजाम दे रही हैं। इसकी बात काटते हुए ज़रहान ने तल्ख़ी से सवाल किया, तो सोहा हैरत से उसकी सुर्ख़ चेहरे को तकने लगी। ज़रहान के इस अंदाज़ सवाल पे उसे अपने अंदर गुस्से की शदीद लहर उठती महसूस हुई, जिसे दबाते हुए जब वो बोली तो सर्द महरी लहजे पर गालिब हुई। मैं भाभी हूँ आपकी। लफ्ज़ भाभी पर उसने खासा ज़ोर दिया, तो वो एक तंज़िया मुस्कुराहट ज़रहान के लबों पर फैल गई। हूँ भाभी? मैंने आज तक अपने भाई को दिल से भाई नहीं माना, तो मैं तो तुम्हें कैसे भाभी मान लूँ? तुम्हें अगर इस रिश्ते को मनवाना है तो पहले मेरे हिसाब बराबर करो, जो तुम्हारी तरफ निकलता है वो आपसे। तो तुम पर आते हुए धीरे-धीरे चलता हुआ उसके मुकाबिल खड़ा हुआ, तो सोहा ने भी आज हिसाब बराबर करने की ठिकान ठान ली थी, और बेखौफ़ी से उसकी आँखों में देखते हुए बड़े तंज से पूछने लगी, हिसाब किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुम जैसे फ्लर्टी इंसान के साथ मेरा तो कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था रहा, फिर हिसाब-किताब कहाँ से आ गया?
सही कहा, तुम्हारे नज़दीक मुझसे को तुम्हारा कोई ताल्लुक कभी नहीं, कभी रहा ही नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक तो मेरा तुमसे ताल्लुक कभी टूटा ही नहीं। याद है, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी कहा था कि आज फिर कह रहा हूँ कि तुम मुझसे चाहती हो या नहीं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, गर्ज है तो सिर्फ़ इस बात से कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। फिर तो अब तक तुम ये बात भी समझ चुके होगे कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, तो होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है, और मेरे अल्लाह को ये मंज़ूर नहीं था कि हम मेरे शरीके सफ़र बनते, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मोमिना के लिए मोमिन और ऐबोदार के लिए ऐबदार। सोहा के पुरसकून अंदाज पे में क्या किए तंज़ सरहान के गुस्से को जैसे भड़का कर रख दिया, पलक झपते उसे गुर्राते हुए आगे बढ़कर सोहा की कलाई थाम और एक झटके से उसका बाजू मरोड़कर कमरे के पीछे से पीछे उसकी उस तरह ले गया कि तकलीफ के मारे उसको चीख निकल गई। जी तो चाहता है कि अपनी ऐबदार होने की एक झलक तुम्हें दिखा ही दूं, ताकि तुम दोबारा खुद को इतने फ़ख्र से मोमिना और मुझे ऐबदार न कह सको। जरहान, छोड़ो मेरा बाजू। वहशी इंसान सोहा खौफ और तकलीफ से चलाई तो एक झटके से जरहान ने उसका बाजू छोड़ दिया। झटका इतना शदीद था कि सोहा मुंह के बल गिरते गिरते बच गई। जंगली शख्स, तुम मेरे तो क्या किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। तुम क्या समझते हो तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? मैं आज ही सनान और मम्मी को सारी बात बताकर तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाती हूँ। तुम खुद को समझते को साड़ी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। सोहा संभल कर अपना बाजू से हिलाते हुए गुस्से से चलाई। जरहान नहायत पुरसकून अंदाज में उसका जायजा लेने लगा। उसे तो तकलीफ में देखकर एक अजीब सा सुकून उसकी रगो जाम में शरायत कर रहा था। लम्हों में उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और सोहा की धमकी पर बेख्तियार एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों का इख्तियार किया। ज़रूर शौक से जाकर अपना ये अरमान भी पूरा कर लो, मगर इसके बाद अपना सामान भी बांध लेना, क्योंकि तुम भी इस घर में रहने के काबिल कहाँ हो रहे होगी। मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे झूठे किस्से बमा सबूत सब घर वालों को गोशे गुजार कर दूंगा कि तुम इस वक्त को रहोगी जब तुमने मेरे खिलाफ को कोई कदम उठाया था होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोहा आंसुओं के दरमियान बेयकीनी से देखते हुए बड़बड़ाई। परेशान मत हो, क्योंकि मैं ये हरकत सिर्फ तब ही करूँगा जब तुम मेरा च मैं मेरा न मैच मेरे घर ही क मेरा इमेज मेरे ही घर के में ख़राब करने की कोशिश करोगे। लिहाज़ा मज़ीद अपनी खूबसूरत आँखों से पर ये ज़ुल्म ढाँपना और मुझसे डरना और घबराना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। सोहा का खौफ से पीला पड़ता चेहरा और ज़ारो किरदार आंसू जब जहान की मज़ीद बर्दाश्त न हो सके, तो वो उसकी तरफ से रुख मोड़ते हुए बेख्तियारी नरम लहजे में उसकी हिम्मत बांध गया। जबकि दूसरी तरफ वो उसके घड़ी में दोस्त और घड़ी में दुश्मन हो जाने पर हैरान होते हुए तेज़ी से उसके कमरे से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम सना और सुहा ने अपने आगे पीछे लाउंज में दाखिल होते हुए सना हसन साहब और सायरा बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम चले गए। खैर से भाई साहब और भाभी सारा बेगम ने चाय का कप हसन साहब की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। जी मम्मा, मैंने आपकी तबीयत की ख़राबी का जिक्र करते हुए आपकी तरफ से माजरत भी कर ली थी और पापा की मसरूफ़े का जिक्र भी कर दिया था। अम्मी भी माजरत ख्वाह थी कि टाइम में की कमी की वजह से वो आपसे मिले बगैर ही जा रही हैं। वैसे वो आपके बहुत पूछ रहे थे और थीं और सलाम भी कह रही थी। सोफ़े पर बैठते हुए सोहा ने तफ़सील जवाब दिया तो हसन साहब रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए उससे पूछने लगे, कितने दिनों का प्रोग्राम है उनका पापा? वैसे तो उन लोगों का क़याम 1 माह का है, लेकिन अगर बाबा का चेकअप वगैरह जल्दी मुकम्मल हो गया तो फिर वो लोग पहले आ जाएँगे। बस भाई जब भी वापस आएँ खैर के साथ आएँ। सायरा बेगम सनान को चाय थमाते हुए आग गोया हुई तो सुन सबके मुँह से एक साथ आमिर निकला। सोहा की अम्मी बाबा उसके बाबा के इलाज के सिलसिले में आज रात की फ़्लाइट से अमेरिका रवाना हो गए थे। उसके मामू के पास अली साहब काफ़ी अरसे से हार्ट पेशेंट थे। उनकी बढ़ती हुई तकलीफ़ के पेश नज़र डॉक्टर्स ने उन्हें बाईपास करवाने का मशवरा दिया था, जिसे सुनकर सोहा के मामू ने उन्हें अपने पास अमेरिका आकर इलाज करवाने की सलाह दी थी। सभी ने उसकी बात का पसंद कर किया था। यूँ वो आज अपनी बेगम के हमराह अमेरिका रवाना हो गए थे। सोहा उस सिलसिले में पिछले 2 दिन से वहीं थी और आज दोनों उन्हीं से ऑफ के घर उनके घर लौटे थे। बेटा, तुम्हारी सुबह कितने बजे फ़्लाइट है? हसन साहब ने खामोशी से चाय पीते सनान को मुखातिब किया। 9 बजे के पापा। हूँ ऑफिस से ऐसे तमाम ज़रूरी कागजात उठा लिए हैं ना? जी, तमाम इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। मैं कल रात ही घर ले आया था। वो कप खाली करके टेबल पर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। सोहा, तुम चल कर मेरी पैकिंग कर दो प्लीज़। मुझे सुबह उठकर सोहा उठकर तक 8:15 तक घर से निकलना है। निकल जाना। सनान के कहने पर सोहा उठ
कर उसके साथ चल दी और उसके पीछे अपने कमरे में दाखिल होते हुए बोली, सनान कल आपको को ज़रूर इस्लामाबाद जाना है। आज अम्मी अब्बा की वजह से मैं पहले ही इतनी उदास हो रही हूँ, ऊपर से कल आप भी चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अरे यार, तुम अकेली कहाँ होगी, अकेला तो मैं हूँगा, तुम्हारे पास तो मामा पापा जरहान सब होंगे। कोट उतार कर हैंग करते हुए वो उसे समझाने के अंदाज में बोला तो जरहान के नाम पर वो चुप सी रह हो गई। खुद को अपने घर में गैर महफूज और तनहा वो उस शख्स की वजह से महसूस करती थी। सोहा की खामोशी को महसूस करते हुए सना ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसे चुपचाप बेड पर सर झुकाए बैठा देखकर उसके पास चला आया। यार इसमें उदास बुलबुल जैसी शक्ल बनाकर बैठने की क्या बात है, सिर्फ 3 दिन ही की तो बात है, काम खत्म होते हुए ही अगली फ्लाइट से तुम्हारी पास पहुंच जाऊंगा। सनान प्यार से उसका चेहरा ऊंचा करते हुए तसल्ली देने लगा तो वो आंसू पीते हुए इस बात में सर हिला गई। सनान को घर से निकलते 1.5 घंटा होने वाला था। सब उस नाश्ते पर मसरूफ थे जब अचानक मजीद का और लेस थामे हसन साहब के पास आया। जी साहब जी, आपका फ़ोन से है हॉस्पिटल से। सोल हॉस्पिटल से? हैरानी से बड़बड़ाकर उन्होंने फ़ोन कान से लगाया तो टेबल पर बैठे बाकी तीनों अफराद भी गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ मत जाओगे। जी जी, बोल रहा हूँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं खुद आता हूँ, अभी पहुँचता हूँ। वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर किए बगैर टेबल पर फेंक कर बाहर की तरफ दौड़े तो हर कोई हरासा हर्ब को होकर पोर्च की तरफ लपका, मगर वो किसी की क्या हुआ का जवाब दिए बगैर गोली की रफ्तार से गाड़ी निकाल कर ले गए। जहान बेटा, खुदा का वास्ता है, पता करवाओ कि क्या हुआ है, कहाँ गए हैं हसन, मेरा तो दिल डूब रहा है। सारा बेगम दिल पर हाथ रखते हुए होते हुए बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई तो सोहा घबरा कर उनकी तरफ लपकी, जबकि जरहान तेजी से अंदर आया और टेबल पर से फ़ोन उठाकर पहले 17 और फिर सोल हॉस्पिटल का नंबर डायल करने लगा। हेलो सोल हॉस्पिटल, देखिए जी, जहाँ यहाँ से 5 मिनट पहले मेरे फादर हसन साहब अफंदी के लिए फ़ोन आया था। आप प्लीज़ बता सकते हैं उन्हें किस सिलसिले में कॉल की गई थी? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। जरहान ने बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। अंदर ही अंदर उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप रहा था। 5 मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद यूं ही दूसरी तरफ से हेलो कहा गया, उसका सारा जिस्म कान से बंद हो गया। मगर उसके बाद जो इत्तला दी गई उसके अपने हवास गुम करने की काफ़ी थी। कांपते हाथ और शल साहब के साथ वो जो ही फ़ोन रखकर पलटा नज़र दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई सायरा बेगम और उन्हें थाम कर लाती सोहा पर पड़ी। कुछ पता चला बेटा, किसका फ़ोन था? सायरा बेगम ने उसे देखते ही बेख्तियार सवाल किया तो वो खामोशी से उनका चेहरा थरकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दे। बोलते क्यों नहीं? क्या पूछ रही हूँ मैं आपके? सायरा बेगम गुस्से से चिल्लाई तो वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उनका हाथ थामकर कुर्सी से बैठाते हुए उनका गहरा सांस लेकर गोया हुआ। मामा, अस्पताल से फ़ोन आया था। सनान भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। भाई उस वक़्त काफ़ी ज़ख्मी हालत में इमरजेंसी वार्ड में है। क्या? हाय मेरा बच्चा। सायरा बेगम का दिल पे हाथ रखते हुए धाड़े मार कर रोने लगी, जबकि दहलीज पर खड़ी सोहन बेख्तियार मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाज़ा थाम कर बैठती चली गई। अस्पताल के शबह हादसात में दाखिल होते हुए उन सब की ज़ुबान पर सनान की सलामती की दुआएं थी। बरसती आंखों और तड़पते वाले दिलों के साथ वो तीनों जूं ही राहदारी में मुड़े नजर सीधी रोते हुए हसन साहब पर पड़ी। हसन, आप क्यों रो क्यों रहे हैं? सनान ठीक तो है ना? हसन जवाब देना, देखें आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई खबर ना सुनाइएगा। दौड़कर उनके करीब आते सायरा बेगम ने सिसकते हुए उनके आगे हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, जो न जाने क्यों हसन साहब के बहते आंसू के साथ उनकी हर उम्मीद, हर आस टूटने का बहने लगी थी और बगैर कुछ सुने बगैर कुछ जाने भी उन्हें उन्हें अपने बदतरीन हदशे सच साबित होते हुए महसूस हो रहे थे। हर कोई दम साधे हसन साहब के जवाब का मुंतज़िर था। पापा खुदा के लिए कुछ तो कहें। खुदरहान ने आगे बढ़कर बेकरारी से उनका बाजू हिलाया तो वो एक शौक के कैफे से बाहर निकल आए। अगले लम्हे वो सारा बेगम सरहान दोनों को खुद से निपटाते हुए धाड़े मार मार कर रोने लगे। हमारा सरान हमें छोड़कर चला गया, सारा हम लुट गए। रोते हुए उन्होंने एक पल में उन सबको बेमौत मार दिया। ज़ोहा को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ़ोन के आने से लेकर अब तक उसका दिमाग अजीब सोई जागी कैफियत में था। अभी 1.5-2 घंटे पहले तो वो उसके पास था, उसके साथ था, वो उसे छू सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी, उससे बातें कर सकती थी, और अब सिर्फ 2 घंटे बाद पापा उन्हें ये कैसी इतला दे रहे थे? भला ऐसे कैसे उसका सनान से छोड़कर जा सकता है? उसने तो उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। वो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अपना वादा तोड़कर भला कर कैसे उसके से बेवफाई कर सकता है? धीरे धीरे खुद को घसीटती वो उन सबके करीब पहुंची। सारा बेगम के रोते रोते हिचकी बन गई थी। पापा मामा, आप क्यों रो रहे हैं? सारन को कुछ नहीं हुआ, वो आप सबके सामने तो ठीक ठाक घर से निकले हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। अब तक तो वहाँ पहुँच भी गए होंगे, और भला यहाँ अस्पताल में कहाँ से आएंगे? ये अस्पताल वाले भी ना लेकर
परेशान कर दिया। चलें अब यहाँ से घर चलें, मुझे घबराहट हो रही है यहाँ से। वो हसन साहब का हाथ पकड़कर अपने खींचने लगी तो उन्होंने रोते हुए बेख्तियार उसे सीने से लगाया। सोहा सोहा मेरी जान, सनान अब नहीं रहा। बेटे वो हम सबको छोड़कर चला गया। खुदा ना करे कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो इस्लामाबाद गए हैं और मुझे मुझे कह रहे हैं कि जैसे ही काम ख़त्म होगा वो अगली फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे। एक झटके से खुद को उनके से अलहदा करते हुए अब के ज़ोर से बोली तो जरहान को खुद संभालते हुए सोहा की तरफ बढ़ा और उससे कंधों से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला, सोहा सोहा मेरी बात गौर से सुनो। सनान भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वह सयाती अंदाज का उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाई तो जवाबन जरहान उसे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, ऐसा हो चुका है सोहा, सनान भाई अब नहीं रहे। सरहान के अल्फाज ने जैसे सूर का काम किया और लम्हों में उसे ख्वाब की इसी कैफियत से निकाल कर हकीकत की भट्टी में ला झोंका। वो खुद सी होकर नफ़ी में सर हिलाते हुए उल्टे कदमों में उसे दौड़ने लगी। सोहा सरहान ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। नहीं नहीं, वो अगले ही लम्हे तबरागत ज़मीन पर गिर पड़ी। सोहा को जब होश आया तो खुद को आहों और सिसकियों के दरमियान पाया। हर आंख सनान की जवामगी और उस 2 माह की सुहागन के लिए परिणम थी। उसका ना सनान उसे अकेला छोड़कर कब का मनोमिटी तल जा सोया था। वो खुद तो अंधेरों में जा उतरा ही था, मगर उसकी ज़ात को भी जीते जी उस एक ऐसी अंधेर नगरी में छोड़ गया था जहाँ रोशनी और हवा के लिए कोई रोज़ ना था, जहाँ उस कदर तन्हाई थी कि अपना साया तक साथ न छोड़ गया जाए और जहाँ हर तरफ अपने ही आंसू ने उस कदर घटन पैदा कर दी थी कि सांसें लेना भी मुहाल हो गया था। बहुत इमोशनल सीन था। सनान की वफ़ात के तीसरे दिन सोहा के वालिदैन पाकिस्तान पहुंच पाए और अपनी आमद के अगले ही रोज़ उसे अपने साथ घर ले गए ताकि वो वहां रहकर अपनी इज्जत पुरज कर सके। वैसे भी उस घर में उसका नाता अब तो हमेशा के लिए रूठ चुका था। कभी ख्वाब में भी अपने इस घर से दूरी का तसव्वुर नहीं किया था। कितने ज़माने उस आंगन में सांस गुजारने का अहद सनान ने उसके से किया था, मगर हर ख्वाब हर आर्ज़ इतनी जल्दी बिखर कर रह जाए गई थी कि उसे यकीन ही नहीं आकर वो कर दे रहा था। वो 2 माह फ़कत 2 माह में वो वहीं खड़ी हुई थी जहाँ जहाँ से हंसी खुशी एक नए सफ़र का आगाज़ किया था। सनान के बेवकत मौत ने ना सिर्फ सोहा ही को निढाल नहीं किया था, बल्कि हसन मीरा के मकीनों को भी गोड़ कर डाला था। सायरा बेगम ने तो उसकी वफ़ात के दिन से जो बिस्तर से लगी थी तो अब तक उठ ना पाई थी, जबकि हसन साहब तो जैसे चुप सी लग गई थी। सारा दिन दफ्तर में गुजारने के बाद जब घर वापस आते तो खामोशी से या तो अपने कमरे में या फिर अपनी स्टडी में बैठते रहते। सोशल लाइफ तो उनके कुछ सनान की मौत और कुछ सायरा बेगम की तबीयत की खराबी के बायस ख़त्म होकर रह गई थी। सरहान अलग ही इस सदमे से ज़ेर असर था। बेशक उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत या कुर्बत नहीं थी, कभी नहीं रही थी, मगर फिर भी तो वो दोनों आखिर भाई थे और एक दूसरे के लिए कितने अहम और ज़रूरी थे। इस बात का अंदाज़ा उसे अब सनान के जाने के बाद हो रहा था। घर की वीरानी और हर लम्हा मामा पापा की भीगी और अदास आंखें उसे तड़पा कर रख देती थी। गैर इरादी तौर पर ही वो अपनी पुरानी डिग्री छोड़कर उस राह पर चल पड़ा था कि जिस पर उसे चलने की कभी हसन साहब और सायरा बेगम ने ख्वाहिश की थी। खुद को उसने उस हद तक बदल दिया था कि उसके तमाम जानने वालों को यकीन ही आता था कि वो वही सरहान है जो 1-1.5 माह पहले तक हर रोज़ एक नई लड़की के साथ नाइट क्लब्स में ड्रिंक और स्मोकिंग करता नजर आता था, जो घर और घर वालों से यूं दूर भागता था जैसे कोई किसी अफरियत है से, और जो अपने इस ही ऑफिस का काम यूं सर से उतारता गोया कोई नागवार और फरीसा अंजाम दे रहा हो। गर्ज की ज़िंदगी सुस्त रविश ही सही, मगर अपने डगर पर आती नजर जा रही थी। हाँ, लेकिन एक कभी ना पुर होने वाली खाला उन सब की ज़िंदगी में सनान के जाने से पैदा हो चला था, और उस खाला का एहसास उस वक्त और भी शिद्दत से होने लगा तो जब हसन विला के मकीनों की सोच का महवर सोहा की ज़ात होती। सनान के लिए तो हसन साहब और सायरा बेगम कुछ ना कर सकते थे, मगर सोहा जो उन दोनों को एक बेटी की तरह अजीज़ हो गई थी, उसे तो वो अपने घर और ज़िंदगी में वापस ला सकते थे। इस ख्याल ने उन दोनों के अंदर जैसे एक नई तवानाई पैदा कर दी थी। उनका दिल एक बार फिर उम्मीद करने से रोशन हो चला, जैसे अगर कोई गल कर सकता है तो वो था जरहान। जिसे वो कोई हल कर सकता था तो वो था जरहान। उन्हें डर था तो सिर्फ जरहान का, जो न जाने उनकी इस तजवीज़ को पसंद करता या नहीं। जरहान बेटा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आता कि कैसे शुरू करूं। हसन साहब ने खाने के दौरान जरहान को मुखातिब किया। आज तो बहुत दिनों बाद सायरा बेगम ने खुद कुकिंग की थी और एक शानदार डिनर का
तमाम किया था। बहुत अरसे बाद वो सब इस तरह हँसते मुस्कुराते हुए नहायत खुशगवार माहौल में खाना खाए जा रहे थे, जब अचानक हसन साहब ने संजीदा होते हुए ज़रहान को मुखातिब किया। उनकी तमहीद बाँधने पर वो खुद पहले हैरान और फिर बुरी तवज्जो से उनका चेहरा देखने लगे। मगर जब वो मज़ीद कुछ ना बोले तो मजबूरन उसे कहना पड़ा, "पापा, ऐसी क्या बात है जो आप इतना सोच रहे हैं? सोच मैं और तुम्हारी मम्मा काफ़ी दिनों से रहे हैं। हाँ, बस अब ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे कहें।" तो उसने इतनी परेशान तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप वैसे ही कहें ना जैसे बाकी सारी बातें करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, तो हमारी ख्वाहिश है कि तुम सोहा को इस घर में वापस ले आओ। तुम उससे शादी कर लो।" अल्फाज थे या बम ज़रहान को अपना वजूद एक धमाके के साथ ज़रूरता महसूस हुआ। "पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सोहा कैसे कैसे शादी कर सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं कर सकते बेटा? वो ये कोई गैर शरई बात तो है नहीं। फिर सबसे बढ़कर ये हमारी दिली ख्वाहिश है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई और कमिटमेंट हो तो फिर बेटा तुम पर कोई ज़ोर ज़ नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल हमारे लिए ये हर बात से बढ़कर है।" सायरा बेगम जो अब तक खामोश से खाना खा रही थी, नहायत रसान से बोली, तो वो उन्हें देख कर रह गया। "कहीं तुम किसी और से प्लीज़ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है।" वो उनकी बात काटते हुए बोला। तो सायरा बेगम बेख्तियार गोया हुई, तो फिर क्यों इनकार कर रहे हो कि ये बात तो नहीं तुम्हारे ज़हन में नहीं कि वो एक बीवी है और बेवा है, और तुम्हारी मम्मा फॉर गॉड से क्या मैं आपको इतना सतही सोच का हामिल नज़र आता हूँ? उनके अंदाज पर वो तड़प उठा। तो फिर ये कि मैं सोहा के बारे में इस तरह नहीं सोच सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी इस बात के लिए राज़ी होगी। सरहान ने नज़र चुराते हुए खुद अपनी ही ज़ात की सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया। तो सारा बेगम से उसे समझाने लगी, "देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुमने कभी सुहाग के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा होगा, मगर बेटा, तुम देखना कि निकाह के बाद किस तरह अल्लाह ताला खुद ब खुद एक दूसरे के लिए खुद दिलों में जागे जगह बना देता, और एक ही सोच की मर्जी तो वो तुम हम पर छोड़ दो, और रही सोहा की मर्ज़ी तो वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस हमें अपनी मर्ज़ी बता दो। मम्मा, देखो बेटा, कुछ भी कहने से पहले ये याद रखना कि सनान के जाने के बाद ये पहला ख्याल है जो हमारे दिलों की गहराई से ख्वाहिश बनकर उभरा है, जिसने हमारे अंदर एक बार फिर खुशी का एहसास पैदा कर दिया है। हसन साहब ने फैसले का हक से उसे देते हुए फिर बेबस कर डाला। तो वो उन दोनों का चेहरे देख कर रह गया। "ठीक है, जिससे आप दोनों की मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं।" ठीक है, टेबल से उठते हुए बिलाखिर उसने थके लहजे में अपना फैसला सुनाया। तो उन दोनों के चेहरों पर खुशी को होने की लहर दौड़ गई। सोहा की इद्दत ख़त्म होते ही सायरा बेगम और हसन साहब एक बार फिर सवाली बनकर अली साहब और समीना बेगम के रूबरू हुए। खुद खुद वो दोनों उनका मदाह सुनकर एक अजीब सी लेकिन खुशगवार बेयकीनी की कैफियत में थे। उन्हें तो अपनी बेटी की किस्मत पर रचकारा था, जिसे इतने चाहने और कदर करने वाले लोग मिले थे। एक बेटे पे जाते ही वो उसे फिर इतनी मोहब्बत और चाह से अपने घर ले जाने की बात कर रहे थे कि तशक्कर के एहसास से उन दोनों की आंखें भर आई थी। समीना बेगम तो इसी वक्त हाँ कर देने के हक में थी, लेकिन जब हसन साहब और सायरा बेगम को ख्याल था कि कोई भी फैसला करने से पहले सुहा से ना सिर्फ ये पूछा जाए, बल्कि उसे पूरी आज़ादी से अपने राय के इजहार का हक भी दिया जाए। चुनांचे उनकी बात के पेश नज़र मौके मिलते ही समीना बेगम ने सौहा से ज़िक्र किया, मगर उसका रद्द-ए-अमल देखकर वह हैरान रह गई। ये तो वो जानती ही नहीं थी कि उसे मनाना ख़ासा मुश्किल होगा। मगर उनका मगर उनकी बात सुनकर वो यूँ आपे से बाहिर हो जाएगी, ये उनके वहम-ओ-गुमान भी बिना था। थक हार कर उन्होंने ये मामला अली साहब के सुपुर्द कर दिया। उन्हें यकीन न था कि अपने बाप की बात वो ज़रूर मानेगी, लेकिन उसने ना सिर्फ अली बल्कि हसन साहब और सायरा बेगम से भी माज़रत कर ली। उन अल्फाज के साथ उन सब के लिए इसकी जान तक हाज़िर है, मगर उन सब की ये ख्वाहिश पूरी करने की इसमें हिम्मत नहीं है। और ये उसके साथ बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और चूँकि सोहा का इम्तिहान तो किसी को भी मंज़ूर न था, लिहाज़ा बहुत खुले दिल और ज़र्फ़ के साथ हसन साहब और सायरा बेगम ने ना सिर्फ उसका फ़ैसला कबूल किया, बल्कि उससे इस बात का यकीन भी दिलाया कि एक बेटी की हैसियत से उनके दिल और घर दोनों के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए खुले रहेंगे। इतनी मोहब्बत, इतना मान लेने मिलने पर वो बेख्तियार उनके सीने से लगकर रो पड़ी। इतने प्यारे माँ बाप और सास ससुर का दिल दिखा कर वो खुद भी खुश न रह थी, मगर सरहान के मामले में वो खुद को इतना बेबस महसूस करती थी कि चाह कर भी अपने प्यारों को मान नहीं रख सकती थी। उसका दिल सरहान और उसके रवैये की तरफ से इस हद तक बदगुमान हो चुका था कि महज उसका ख्याल ही सुहा का दिल बंद करने के लिए काफ़ी था। और अगर बिलफ़र्ज़ वो सब की खातिर पिछली तमाम बातें भुला भी देती, तब भी ज़रहान की आदत ऐसी थी जिनसे कम अज़ कम गुज़ारा करना उसके बस में न बाहिर था। कहाँ सनान जैसा
नफ़ीस इंसान कहाँ ज़रहान, वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही अपने फ़ैसले की दुरुस्तगी का एहसास होता। ये जाने बगैर कि जिन आदतों और रवैयों के बायस वो अब इसे नापसंद करती है, उन्हें उसकी ज़िंदगी में लाने वाली भी एक हादसा था और उनसे पीछा छुड़ाने वाला भी एक हादसा ही था। और उन दोनों हादसों के दरमियान सोहा की अपनी ज़ात बहरहाल उसकी उसकी लाइल्मी में सही लेकिन मौजूद रही थी। ज़रहान को जब सोहा के इनकार के बारे में पता चला तो एक तल्ख़ मुस्कुराहट ना चाहते हुए भी उसके लबों पर ठहर गई। अपनी खुशकिस्मती पर से त यकीन तो और बहुत पहले ही उठ चुका था, मगर अब जैसे तस्दीक हो चली थी लेकिन जिस मर्तबा उसने अपने अल्लाह से शिकवा किया, न उसने अपने अल्लाह से शिकवा किया और ना ही खुद से बदला लिया, बल्कि उस खामोशी से जवाब उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। ज़िंदगी मसरूफ़ियत में खुद को गुम कर लिया। ज़िंदगी के दिन यूं ही बेनाम सी मसरूफ़ियत के नज़र होते हुए तेज़ी से गुजर रहे थे। सोहा अब संजीदगी से जॉब करने के बारे में सोच रही थी, जबकि समीना बेगम उस फैसले को गलत कर धानते हुए आजकल उठते बैठते उसे देखते कर ठंडी आहें भरती थी। अली साहब अलहदा हर वक्त सोचों में गुम घरे रहते को के उसके सामने वो खुद बिल्कुल नॉर्मल शो करने की कोशिश करते, मगर उनकी दिन ब दिन बिगड़ती हुई सेहत उस बात की गवाही थी कि वो उसके मुस्तकबिल के बारे में किस कदर परेशान रहते थे। सोहा आजकल पूरी तन ही से उन्हें अपना बाई पास करवाने के लिए मनाने में मसरूफ़ थी, मगर वो हर मर्तबा मुस्कुराकर उसकी बात टालते और उसके फ़र्ज़ से सबकदोश होने के बाद चूँकि वो हर ज़िम्मेदारी से खुद को आज़ाद महसूस करते थे, लिहाजा उस वक़्त बाख़ुशी वो इस काम के लिए इख्तियार हो गए थे। मगर अब एक बार फिर उनके कंधों के ऊपर बेटी जैसी भारी ज़िम्मेदारी आन पड़ी थी। वो चाहते हुए भी अपने पहले जैसी बहादुरी दिखाने से कासिर थे। अगर मुझसे कुछ हो गया तो सोहा का क्या होगा? ये सवाल उनके ज़हन पर सोचों पर इस तरह से हावी हुआ था कि उसके सामने बाकी हर बात बेमानी सी रह गई जाती थी। सोहा चूँकि उनकी हर परेशानी से बिन कहे ही वाकिफ़ थी, इसलिए उन दिनों अजीब से टेंशन का शिकार थी। वो जानती थी कि उसके माँ-बाप की हर परेशानी की वजह उसकी ज़ात है। एक अजीब-सा एक ऐसा एहसास जुर्म घेरे हुआ था जिसकी से उसे निजात दिलाने के ख़्याल में एक वादा अच्छी जॉब भी दिलवा सकती थी। साथ में वो पूरी संजीदगी से इस बारे में ही सोच रही थी जब फ़ोन की घंटी उसके ख़्यालों को मुंतशिर कर बैठी। हेलो हेलो सोहा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? दूसरी तरफ सायरा बेगम की आवाज़ सुनते ही वो पूरी तरह उनकी तरफ मतवजह हो गई, क्योंकि सायरा बेगम उस पर फ़ोन करते बात करती रहती थी, लिहाजा उनसे रूटीन की बातें होने लगी। इन बातों के दौरान सोहा को महसूस हुआ कि कुछ परेशान सी है। मम्मा खैर तो है? आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। परेशान तो नहीं बेटा, लेकिन ज़रूर गई हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए वो गोया हुई तो सोहा ने बेख्तियार पूछ बैठी, कैसी उलझन मम्मा? अजीब सी उलझन है बेटा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी उलझनों को वो ज़रूर सुलझा देगी। मेरी उलझने? वो परेशानी से सार करते हुए सीधी हो बैठी। हाँ बेटा, तुम्हारी सरहान से शादी से इनकार की असल वजह मैं जान चुकी हूँ, और ये भी जान चुकी हूँ कि तुम चूँकि तस्वीर का एक रुख देख रही हो, इसलिए ऐसी इस बहुत सी बातें से लाइलम हो, जो अगर तुम जान लो शायद अपना फ़ैसला बदल लो। मामा आपको क्या कहना चाह रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। तुम परेशान मत हो, मैं ड्राइवर के हाथ एक ट्राई भेज रही हूँ, तुम इत्मीनान से उसे भर लेना, हर सवाल का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। सायरा बेगम तसल्ली देता हुए बोली, डायरी? कैसी डायरी? ज़रहान के पर्सनल डायरी, जो वो हमेशा लॉकर में रखता है, मगर आज खुदा जाने कैसे बाहर रहेगी। मैं तो आज इत्तफ़ाक़न उसके कमरे की सफाई अपनी निगरानी में करवा रही थी जब ज़ुबैदा बेगम ने मुझे साइड टेबल के पास गिरी हुई एक मैरून डायरी उठा कर दी, तो मैं तो उसे एक तरफ रखने ही वाली थी कि अचानक उसमें से एक तस्वीर नीचे गिरी। मैं ये देख कर हैरान रह गई कि वो तस्वीर तुम्हारी थी। उसके हाथों में मजबूर होकर मैं जब वो डायरी खोली तो मुझ पर वो बात आशिकार होती चली गई जो शायद तुम दोनों में ही जानते थे, बल्कि मेरे ख़्याल में तो ऐसी है बहुत सी बातें हैं जो तुम भी अंडरस्टैंड करती थी और करती रही हो, इसलिए मैं वो डायरी तुम्हें भिजवा रही हूँ। मुझे यकीन है कि उसे पढ़ने के बाद तुम ज़रूर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करोगी। देखिए मम्मा, आप जबकि आप सब कुछ जान चुकी हैं, तो ये बात भी जान लें कि मैं ज़रहान। सोहा बेटा, तुम कुछ भी कहने से पहले मेरी खातिर सिर्फ एक बार मेरे वो डायरी सुकून से बैठ कर पढ़ लो। वो उसकी बात काटते हुए इल्तिजाई अंदाज में गोया हुई तो सोहा एक गहरी सांस लेकर रह गई। ठीक है मम्मा, आप बिछाएं, मैं उसे पढ़ लूँगी। ठीक, थैंक यू बेटा, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि किसी और को इस मामले की भनक तक ना पड़े। आखिर में उन्होंने उसकी ताकीद की तो जवाबन उन्हें इत्मीनान दिलाकर उसने फ़ोन रख दी और बेचैनी से बाहर निकलकर गेट के पास टहलते हुए रफ़ीक का इंतज़ार करने लगी। रफ़ीक से डायरी लेकर सोहा सीधी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक करने के बाद बेड पर बैठते हुए उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी निहायत खूबसूरत मैरून वेलवेट की डायरी पर डाली। किसी की पर्सनल डायरी के पढ़ने के ख्याल में उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दिल में तजस्सुस के साथ साथ एक एहसास जुर्म भी पैदा हो रहा था कि उसे ऐसी हरकत जेब नहीं देती। उन्हीं बातों को सोचते हुए वो डायरी एक तरफ रखने ही लगी थी कि जहन में सारा बेगम की बातें घूमने लगी। ना चाहते हुए भी बल आखिर उसने डायरी खोल ली। पहला सवाल, पर्सनल डायरी।
पर्सनल लेटर का था, जिसे नहायत खूबसूरत हैंड राइटिंग में फुल किया गया था। और फिर कहते उससे अगला सफ़ा यूनिस चैम्बर पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद जो ही उसने अगले चंद सफ़ात पलटे, उसकी खुश नज़र एक सफ़े पर पढ़ाई गई। सफ़े के दरमियान एक खुश्क किया हुआ सुर्ख गुलाब रखा था। तारीख पर उस पर उन ही दिनों की तर्ज की थी जो वो नई नई माइग्रेट होकर कराची तो यूनिवर्सिटी में आई थी। सोहा ने बेख्तियार फूल को एक तरफ रखते हुए तहरीर पर नज़र डाली। 25 अगस्त 2004। आज मैंने उसे देख ही लिया, उसे ऐसे जिसे इस असद ने हूर परी और जाने क्या कुछ कहा था। उस वक्त तो असद की तारीफ़ें सुनकर सबके साथ साथ मैंने भी उसकी बातों को दिल ही दिल में उसके हमेशा की गही गई बकवास में शुमार किया। मगर बाद में हमें असद की हर तारीफ़ पर यकीन हो गया। असद की बातें सुनकर हम सब ने कल ही सर न्याजी की क्लास लेने का प्रोग्राम बना लिया ताकि सोहारी को देख कर उसकी बातों की तस्दीक कर सके। मगर आज सुबह भी कोशिश के बावजूद मैं हर रोज़ की तरह लेट हो गया, और जब क्लास में पहुंचा तो सर न्याजी ने सिर्फ ये कि क्लास में आ चुके थे बल्कि लेक्चर भी शुरू हो चुका था। मगर चूंकि मुझे उनसे ये या लेक्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उनकी इजाज़त के मिलते ही मैं सीधा मिलते ही उन चारों की तरफ चलाया और सद के करीब बैठते हुए उस गौहर मकसूद के बारे में पूछा, जिसको देखने के चक्कर में हम सब आज क्लास से बाहर न होने के बजाय क्लास के अंदर थे। पहली नज़र में ही मुझे उस बात का एतराफ़ करना पड़ा कि वाकई वो असद की गई तारीफ़ से ज़्यादा ही थी, क्योंकि उसके नज़दीक वो सिर्फ खूबसूरत ही बल्कि दर हकीकत वो ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि हाजिर दिमाग का और कॉन्फिडेंट भी थी। ब्यूटी विद ब्रेन के उसके उस खूबसूरत का कॉम्बिनेशन ने मुझे इस हद तक अपील किया है कि मैं उससे दोस्ती करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। सोहा के लिए उस तहरीर में एक ख़ास बात थी ना थी, लिहाजा फूल वापस रखते हुए उसने अगली तहरीर तलाश में सफ़े पलटे और एक सफ़े पर चंद लाइनें देखकर ठहर गई। 27 अक्टूबर 2004। ये सोहा अली खुद को समझती क्या है, मैं उससे दोस्ती करना जितना आसान समझता था वो इतनी ही मुश्किल वाक़ई हुई। 2 महीने हो गए मैं उसे यहाँ आए हुए, मगर आज भी वो पहले दिन की तरह ज़रूर सिर्फ रानिया ही के साथ फिरती नज़र आती है। पहले पहल तो उससे दोस्ती करना सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर एक ज़िद सी सवार होती जा रही है। उसका ख्याल भी तो मेरे पीछे नहीं छोड़ता, हर वक्त न जाने क्यों वही हवासों पर सवार रहने लगी है। कहाँ मैं किसी एक लड़की का साथ 1-2 हफ्ते से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और कहाँ अभी हाल है कि पिछले 2 महीने से मैं उसके पीछे उसकी एक नज़र के लिए ख्वार बल्कि बकुल हसनैन ज़लील और ख्वार हो रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या होता चला जा रहा है। मैं जो लड़कियों के पीछे पड़ने वालों को बेवकूफ़ जानता और लड़कियों को अपने पीछे गवार करवाने के में से था, आज उस लड़की के पीछे क्यों कर फिर रहा हूँ मैं खुद नहीं जानता। सोहा ने अब की ज़रा बेचैनी से अगला सफ़ा पलटा और फिर जैसे एक बेख्तियारी के आलम के में रुकी बगैर उभरती चली गई। 13 नवंबर 2004। आज मेरे गैर इरादी अतराफ़ ने खुद मेरी ही ज़ात को हिला कर रख दिया। मैंने अब तक एक अपने ही अल्फाज को खोज रहा हूँ कि आया जो मैंने सोहा के से कहा वो सच था या झूठ। और सुबह से रात खोज के उस सफ़र में मैं ये हकीकत जान चुका हूँ कि मुझे सोहा से बेइंतहा और बेपनाह मोहब्बत है। मैं खुद से ये एतराज़ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की है जो मेरे मसगल दिल के हर कफल को खोलते हुए नहायत धड़ल्ले से आकर उसमें विराजमान हो गई है। रात के 3 बजे ये सब कुछ लिखते हुए बेख्तियार आज सुबह के वो लम्हे मेरे जहन में ताज़ा हो गए, जब अपने मुंह से निकलते हुए वाले जुमलों में खुद मुझे यही हैरान कर दिया। आज जब मैं 15 दिन अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में गुजारने के लिए बाद सोहा से एक खूबसूरत गिफ्ट लिए यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो मेरे वहम गुमान में बिना था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन एतराफ़ सोहा से करूँगा, खुद अपनी ज़ात से करूँगा। सोहा रानिया को लाइब्रेरी के सामने वाले लॉन में किताबें पर लाए मसरूफ़ देखकर अपने फ्रेंड को देखकर आँख मारता मैं हुआ गिफ्ट उठाए उनकी जानिब चल पड़ा। मुझे अपनी तरफ आता देखकर दोनों के चेहरों पर वाज़ेह तौर पर फैली हैरानी और फिर परेशानी के तासुरात नज़र आए। ज़ाहिर है इससे पहले मैंने कभी यूँ उनसे मुखातिब भी तो नहीं हुआ था। मुझे उनके तासुरात देखकर न जाने क्यों हंसी आ रही थी, और इस बात का भी यकीन पक्का हुआ चला था कि आज उससे तोहफ़े के बदले में मैं सोहा की फ्रेंडशिप हासिल कर ही लूँगा। मगर सोहा ने एक ही लम्हे में मेरा यकीन तोड़ते हुए ना सिर्फ मेरा तोहफ़ा लेने से
کیا کر دیا، بلکہ مجھے صاف لفظوں میں یہ بات بھی جتا دی کہ اسے مجھ سے یا میری ذات سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کے الفاظ اور اس کی بے نیازی نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ لمحوں میں میرے اندر ایک آگ بھڑک گئی، اور اس سے پہلے کہ میں خود کو کنٹرول کرتا، میں نے خود سے کہتے سنا، تمہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ اس بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سہیلی، مجھ سے انٹرسٹ ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور تمہیں حاصل کرنا میرے اولین خواہش بن چکی ہے۔ یہ ہے ہی نہیں، میں نے اسے یہ بھی باور کروا دیا کہ وہ مجھ سے دور بھاگنا چھوڑ دے، کیونکہ اپنے ہر راستے پر وہ مجھے پائے گی۔ میرے اس اطراف محبت نے جہاں سوہا کی آنکھوں میں خوف پیدا کیا، مجھے بھی اپنی جگہ گم کر ڈالا، اتنا کہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا، جب مگر یوں ہی میں نے اپنے جذبوں کے سچائی آگے سر جھکایا، مجھے پرچھائی اتنے دنوں کے بے نام سی بے چینی، بے قراری اور بے نیازی میں ساری دھواں بن کر اڑ گئی، اور ایک عجیب سی خوشی سرور ہو اور سکون دل و دماغ پر چھاتا محسوس ہوا۔ میری ذات ان لمحوں میں اتنے خوبصورت احساس سے دوچار ہو رہی کہ میں اس احساس کو لفظوں میں ڈھالنے سے قاصر ہوں، اور مجھے یقین ہو چلا ہے کہ جس جذبے نے مجھے جیسے لاپرواہ اور فلرٹی سے اپنا آپ منوا لیا، وہ سوہا کے دل کو بھی اپنے پہچان آپ ہی کروا ڈالے گا۔ اس کے ملنے کی کیفیت اب تک یاد ہے مجھے، جیسے صحرا سے گزارا ہو گہرا کالا بادل، کیسے آن سمایا ہے وہ میرے من کے اندر۔ پیار تو ایک سمندر ہے اور میرا دل ایک گل۔ 15 دسمبر 2005۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کام ہونے ہی والا ہوتا ہے، محبت کا پھل ملنے ہی والا ہوتا ہے، مگر نہیں ملتا۔ خوشی سے بھرا دل اداسی سے بھر جاتا ہے، ختم ہو جانے والا سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا ڈگر ڈالا۔ بے خبری نے ایسے ظالمانہ وار کیا ہے کہ اب مجھے ساری عمر ہی بے آب کی طرح تڑپنا پڑے گا اور لبوں سے اف تک نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ بھری دنیا میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا؟ آخر میں ہی کیوں؟ اب میں اپنا درد، اپنا غم کسے سناؤں، کسے اپنے دل کے زخم دکھاؤں؟ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ وہ بھی نہیں جس کی ذات میرے ان دکھوں کا عنوان ہے، جو مجھ سے اور میرے جذبوں سے اتنے انجان ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی محبت زرہانہ فندی کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے۔ اس کے نزدیک میرے خلوص جذبے ایک دھوکے اور جھوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، میری ذات کی تو شاید اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں، جب ہی تو اس نے میرے ہی بھائی سے منگنی رچائی ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے اس عمل سے میری ذات زندہ درگور ہو گئی ہے۔ اے میرے اللہ، کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاوش میں انسان کو جیتے جی سولی سے چڑھانا پڑے گا؟ اگر ہاں تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں سوہا کو اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا یقین دلا سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس کی جذبات سے دل لگی کرتے کرتے میں حقیقتاً اپنے دل کو لگا بیٹھا ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھے محبت کی اس جنگ میں جو ابھی میں نے لڑی بھی نہیں، کیسے شکست دے سکتا ہے؟ میرے حال پر ترس کھا میرے اللہ، مجھے اس آنے والی آزمائش سے بچا لے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مما میرے کمرے سے روتی ہوئی چلی گئی، مگر میں اپنی جگہ اتنا بے بس مجبور ہوں کہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ ان کی بات ماننے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارنا، جبکہ مجھے گھر کے نام سے ہی وحشت کرنے لگی ہے۔ اما کہنا ہے کہ جس راہ پر میں چل پڑا ہوں وہ مجھے تباہ برباد کر دے گی۔ ہاں میری بھولی ماں، انہیں کیا پتا کہ وہ پہلے سے ہی تباہ و برباد شخص کو کوئی مزید کیا برباد کرے گا۔ اف اللہ، میں تو اسی دن برباد ہو گیا تھا جب آج سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے سوہا اس گھر میں میری بھابھی بن کر آئی تھی، اور اب جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو بس فرار حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، فرار خود سے، اپنے بے بسی سے اور اپنے گھر سے، اپنے ہی گھر سے، جہاں وہ دشمن جہاں آ کر آباد ہو گئی ہے۔ اسے ثنا کے ساتھ دیکھ کر میرا سب جواب دینے لگتا ہے۔ شاید کم ظرف ہوں، مگر خدا گواہ ہے کہ اس سب کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے، کوئی دکھ اسے کبھی چھو کر بھی نہ گزرے، اس کی راہ میں آنے والی ہر آزمائش مجھ پر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے، یہی میں اس کی ہستی بستی زندگی اجاڑ نہ دوں۔ پاگل ہے وہ بھی نہیں جانتی کہ بھلا ایک اجڑا ہوا شخص کسی کو کیا اجاڑے گا، لیکن شاید اسے مجھ سے کچھ زیادہ ہی ڈر اور نفرت محسوس ہوتی ہے، اس لیے تو وہ میری زندگی میں بیزاری اور اس کے چہرے سے صاف عیاں ہونے لگتی ہے، اور میں چونکہ اس کی ذات کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں۔ اسے مجھ سے نفرت ہے، اسی لیے اسموکنگ کرتا ہوں، ڈرنک کرتا ہوں، نائٹ کلبز میں جاتا ہوں، تاکہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگے اور بالکل اسی طرح مجھ سے دور بھاگے جیسے کہ وہ بھاگتی ہے۔ مجھے اجازت دے نہیں ہے اس کو پکارنے کی جو گونجتا ہے لہو میں، سینے کی دھڑکنوں میں۔
जून 2005 पिछली बार। और जब ये डायरी बंद की थी तो कभी ख्वाब में भी नहीं था सोचा था कि जब उसे दोबारा हाथ लगाऊंगा तो ज़िंदगी के मायने ही बदल चुके होंगे। सराहनीय खामोशी से और बिल्कुल अचानक नहीं हमें छोड़कर चला जाएगा उस बात का तो कभी किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया था। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए क्या था। उस मोहब्बत को जो आज इसके लिए अपने दिल में महसूस करता हूँ मैंने उसकी ज़िंदगी में ही पा लिया होता तो आज यूँ पछतावे के आग में ना जल रहा होता। सनान के बेवकत मौत ने हम सबको जीते जी मार डाला है। मम्मा और पापा तो जैसे चुप ही लग गई है जबकि सोहा की तो सही मायनों में दुनिया अंधेरी हो गई है। मैंने खुदा से उसकी खुशियों की इतनी दुआएं मांगी थी मगर लगता है मेरे रब मुझसे बहुत नाराज़ है। जब ही तो मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करता लेकिन अब मेरी पहली और आखिरी आरज़ू यही है कि मेरे अल्लाह तो तौबा कबूल फरमा ले और मेरे पिछले तमाम गुनाह को मेरे मुआफ़ फरमाते हुए मुझे अपने माँ बाप के हक़ में नेक और सालेह औलाद बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक ऐसी औलाद जिसके होने पर उन्हें ताउम्र फ़ख्र हो। 27 अक्टूबर 2005 सोहा ने आज सब एक बार फिर मुझे ठुकरा दिया गो कि उसके इस जवाब का मुझे पहले ही इल्म था मगर फिर भी उसके इनकार से रग वजह हमें दर्द की ऐसी लहर उठती हुई महसूस हुई है कि बेख्तियार आंखें नम हो जा रही हैं। मुझे पता है कि मेरा साथ कभी कबूल नहीं करेगी और यही वजह थी कि मम्मा पापा के बेहद इसरार के बावजूद मैं उनकी ये तमन्ना पूरी करने से हिचकिचा रहा था। मगर कब तक आखिर मुझे उनके आगे सरनगू होना ही था पड़ा और नतीजे वही रहा जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन उस मर्तबा मुझे अल्लाह और किस्मत और सोहा किसी से कोई गिला नहीं क्योंकि अल्लाह मुझे यकीन हो चला है कि ज़रूर मुझसे कोई इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी यादाश्त में मेरा रब मुझे माफ़ करने में और मेरी सज़ा ख़त्म करने को तैयार नहीं है। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है शायद मैं इसी काबिल हूँ। सोहा ने बेख्तियार एक गहरी सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी अपनी पेशानी में उस पर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। लम्हों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसका दिल जरहान की मोहब्बत में भीग गया था। यहाँ वो ईमान ले आई थी कि उसकी तड़प पे उसकी मोहब्बत उसकी बेपनाह मोहब्बत बेलौस चाहत और अब उसे यकीन दिलाना था उसी शख्स को जो बेयकीन हो चला था अपनी किस्मत अपनी दुआओं की तरफ से। सोहा जिस वक़्त हसन विला में दाखिल हुई शाम के 4 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो चूँकि जानती थी कि इस वक़्त सायरा बेगम दुआ खाकर आराम करती हैं। हसन साहब मामूल के मुताबिक अपने दोस्तों की तरफ निकल जाते हैं इसलिए बिना किसी तारुद के वह सीधी ज़रहान के कमरे में की तरफ आ गई जिसके बंद दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो बेख्तियार उसके हाथ कँपा। दिल अलग 100 मील की रफ्तार से धड़कने का लगा। एक लहज़ा को इसका दिल चाहा कि लम्हे को इसका दिल चाहा कि वापस पलट जाए मगर जूँ ही नज़र बाएं हाथ में पकड़ी मैरून डायरी पर पड़ी उसने अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करते हुए दरवाज़े पर दस्तक दे डाली। यस कम इन। दस्तक के जवाब में ज़रहान की आवाज़ आई तो सोहा डायरी वाले हाथ दो बट्टे के अंदर करते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई और खामोशी से ज़रहान को देखने लगी जो आंखों पर बाजू धड़े अंधेरे बेड पर दराज यकीनन कैसी नौकर की आमद का मंतज़र था। कमरे में खामोशी को महसूस करते हुए ज़रहान को ने जूँ ही आंखों से बाजू हटाकर देखा नज़र सीधी ग्रीन कलर के लिबास में कमरे के वस्त में खड़ी सोहा पर पड़ी। बेख्तियार उसने 2-3 बार पलके झपक कर सोहा को देखा ऐसे जैसे कि अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। उसकी इस कैफियत पर सोहा ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को दबाया जबकि दूसरी तरफ चंद लम्हों पे बेयकीनी के बाद ज़रहान एक झटके से उठ बैठा। सोहा तुम यहाँ कैसे? खैर तो है? तेज़ी से बेड से उतरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। परेशानी उसके चेहरे से हवा थी। खैर हूँ आपके होते हुए खैर हो सकती है भला? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ गोया हुई उसके अंदाज पर ज़रहान के दिल में एक ठेस सी उभती। आंखों में यखलक दुख के गहरे बादल छा गए। बेख्तियार ही सोहा को वो बादल अपने दिल पे छाते हुए महसूस हुए। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा तसव्वुर क्या है? जय ख्वाब। मेरा कसूर क्या है? कसूर भी अब मैं ही बताऊँ? मैं पूछती हूँ क्या ज़रूरत थी मुझसे इस कदर चाहने की? जी। ज़रहान हैरत से उसका चेहरा तकने लगा। जी। सोहा ने होंठों पे शौक मुस्कुराहट से जाते हुए जवाब दिया तो ज़रहान के उस पल बदलते अंदाज से बेख्तियार परेशान होते हुए गोया हुआ। मैं समझा नहीं। अब समझ में आया। सोहा ने जूँ ही अपना बायां हाथ दुपट्टे से बाहर निकाला तो ज़रहान को हैरत का शदीद झटका लगा। ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कब और कैसे की बात को रहने दो। आप मुझे ये बताएं कि क्यों मेरी बेरुखी के बावजूद आपने मुझे इससे इतनी बेलौस मोहब्बत की? सोहा ने संजीदगी और दुख के जुले जज्बात के ज़ेरे असर उसे देखते हुए सवाल किया तो ज़रहान को अपनी समातों पर बेशबा गुस्सा होने लगा। कितने ही लम्हे वो सोहा को एक लम्हे आलम हम बेखुदी में देखे गया
और जब बेयकीनी से यकीन तक का सफ़र तय कर लिया तो बिला इरादा शुक्वा लबों पे मचल गया। तो यकीन आ गया आपको मेरी मोहब्बत का जी हाँ कितना, उसकी तरफ झुकते हुए शोखी से पूछा, खुद से भर कर। सोहा ने चेहरा झुकाते हुए शर्मा कर अब या तो जरहान उसके अंदाज पर झूम उठा। अरे ये अंदाज तो आपका पहले कभी ना था, अब हो गया है ना? क्यों? क्योंकि हम तुम एक ही अंदाज से सोचने लगे हैं, कुछ रूठने वालों की तरह, कुछ मनाने वालों की तरह। खुद ही बदगुमां से खुद ही हम गवाह हैं से हम खुद ही बेयकीन से हम खुद ही पुरयकीन अंदाज, खुद ही तलाश जवाज, उलझनों के बावजूद, फासिलों के बावजूद, इतने बदलने के बाद। क्या ये सच नहीं कि अब हम तुम एक ही अंदाज से सोचने लगे हैं, कुछ रूठने वालों की तरह, कुछ मनाने वालों की तरह? और इतने खूबसूरत इकरार उस पे जरहान रूह की गहराइयों तक सरशार होकर मुस्कुराया। तो ये था आज का नॉवल जिसका नाम था बस एक चाह। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल से पछता पहले कल हम स्टार्ट करेंगे एक टूर वाली इस नॉवल को। और आपसे मुलाकात होगी कल इस नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।